हेलो एंड वेलकम बैक टू सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसआई के सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू को मॉडर्न हिस्ट्री जो पार्ट है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये इसका पार्ट नंबर 5 है जिसमें हम टोटल इसको कंक्लूड करेंगे। तो ये लास्ट सेट होगा जहां पे हम आगे के जो क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे। 200 से लेकर जो 245 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले के वीडियोज अभी आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल पूछा जा रहा है कि विलियम बेंटिंक है उनके द्वारा कौन सा रिफॉर्म जो है वो नहीं किया गया था। तो विलियम जो बेंटिंक है उसने क्या क्या किया, तो उसने ठग्स को तो हटाया था। जो ठगों का दमन था, अ, वो विलियम बेंटिक के काम जो गवर्नर इस उस समय यही था। उसने कर्नल स्लीमैन की हेल्प से, कौन था तो स्लीमैन, स्लीमैन की हेल्प से जो दास होता था, ठग्स होते थे, नॉट दास, ठग्स जो होते थे उनको हटाया था 1830 के आसपास। ठीक है, ये याद रखना है। बाकी सती का जो प्रथा है उस सिस्टम को भी 1829 में हटाया था, रूल नंबर 17 से। उसके बाद जो है वो धर्म में परिवर्तन के कारण असमानताएं जो आ रही थी उन सबको रिमूव किया था डिसेबिलिटीज को जो आ रही थी। किस कारण से, तो चेंजेस इन रिलीजन। यदि आप अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे तो उस परिवर्तन के साथ आपको जो आपकी संपत्ति होती थी ना, वो पैतृक संपत्ति जो हेरिटेज में मिलता था वो नहीं मिलता था। तो इस कारण से ही बेंटिक ने 1832 में, 1832 में एक रेगुलेशन लाया और उसको बोला गया रेगुलेशन 7। रेगुलेशन, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम होता है। रेगुलेशन 7 उसको कहा गया। ये रेगुलेशन 7 है वो आया, इससे क्या किया गया कि इससे किया गया कि जिसने भी ईसाई धर्म अपनाता है, वो कोई हिंदू है या फिर कोई मुस्लिम है, हिंदू है, वो यदि ईसाई बनता है, वो यदि क्रिश्चियन बनता है, तो ऐसे में उसको क्या होता था ना कि इसको जो अपने जो संपत्ति है, जो बाप की संपत्ति होती है, पैतृक जो संपत्ति होती है, जो हेरिटेज में मिलता है, वो हेरिटेज वाली संपत्ति नहीं इनको मिलता था। तो इस कारण से ही इस नियम को लाया गया था, रेगुलेशन 7। तो ये विलियम बेंटिंक है, उसका काम तो था ये। हालांकि डलहौजी ने था, लेक्स कोटी एक्ट लाया था डलहौजी ने। व्यापक रूप से ये जो सिस्टम था ना, रेगुलेशन 7 वाला, इसको यदि हम ब्रॉडली बात करें कि किसने इसको यूज किया था, तो इसके लिए एक एक्ट आया था जिसको बोलते थे लेक्स लेक्स कोटी एक्ट। लेक्स कोटी एक्ट जो था वो 1850 में आया था, और 1850 का जो समय था वो किसका था, तो डलहौजी का था। तो डलहौजी का ये 1850 का समय था। लेक्स लेक्स कोटी है, उसके समय में ये लेक्स कोटी लॉ जो है वो आया था, लेकिन विलियम बेंटिक ने इसकी शुरुआत 1832 में ही कर दी थी, ये धर्म परिवर्तन वाला मामला। ठीक है, तो अब आपका आंसर तो बन गया कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। दासों का जो हटाना था वो इससे इससे रिलेट नहीं करता है। तो आखिर दासों का हटाना किससे रिलेट करता है, तो दास प्रथा जो इवोल्यूशन होता है, वो 1833 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा को समाप्त करने का निर्देश जो है वो दिया गया था, जो विलियम बेंटिक के समय में आया था। लेकिन दास प्रथा को यदि हम कानूनी रूप से हटाने की बात करें, तो वो कानूनी रूप से 1843 में हटा था। 1843 में हटा था, और इसको हटाया था लॉर्ड एलन बरो ने। लॉर्ड एलन बरो, ठीक है, किसने हटाया था, एलन बरो ने। तो आपको ये ध्यान रखना है, एलन बरो ने हटाया था। इसी के कार्यकाल में ये समाप्त हुआ था। अब चूंकि बेंटिक का कार्यकाल 35 में समाप्त हो गया था, इसलिए हम दास्ता का अंत यदि बात करें तो वो अंत इसने नहीं किया था। वो अंत है लॉर्ड एलन बरो ने किया था। तो यहां से आप इसको याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन से, प्रथम गवर्नर जनरल भारत का कौन था। तो प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक जो था वो प्रथम गवर्नर जनरल था। तो विलियम बेंटिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ था वो पहला हुआ 1773 में, चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट बोल रहा हूँ, इस समय रेगुलेशन के लिए आता था। तो इस समय इसी कारण से इसको रेगुलेशन एक्ट बोलता था, रेगुलेशन एक्ट बोला जाता था। तो 73 का रेगुलेशन एक्ट आया। इसमें कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर है ना,
जो बंगाल का गवर्नर है, उस बंगाल के गवर्नर को कहा गया कि वो बंगाल का गवर्नर जनरल है। बंगाल का वो गवर्नर जनरल है, ठीक है। बंगाल का वो गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। और पहला जो गवर्नर जनरल बनाया गया वो वॉरेन हेस्टिंग्स को ही बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया, ये आपको याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। उसके बाद 1833 का एक्ट आता है। 1833 का एक्ट आता है और इसमें कहा गया कि यही जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसको चेंज कर दिया गया नाम और फिर से कह दिया कि ये भारत का ये गवर्नर हो गया। तो ये जो है वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया कब? 1833 में। और पहली बार जो है वो किसको नियुक्त किया गया था? तो विलियम बेंटिक को ही नियुक्त किया गया था, ठीक है। विलियम बेंटिक को ही नियुक्त किया गया था, तो इस कारण से भारत का पहला गवर्नर जनरल है वो विलियम बेंटिक ही कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो वो बंगाल के पहले गवर्नर थे। क्लाइव जो था वो गवर्नर था, ठीक है, गवर्नर था, ठीक है। क्लाइव जो था वो गवर्नर था। लॉर्ड कार्नवालिस की बात करें, जो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, लॉर्ड कार्नवालिस ने पुलिस और सिविल सेवा में सुधार किया था। पुलिस एंड जो सिविल सर्विसेज है उनमें इसने सुधार किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, हमने बताया है इस बारे में आपको। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, भारत का पहला वायसराय कैनिन, ठीक है, लॉर्ड कैनिन। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 1767 में बंगाल का जो सर्वेयर जनरल है वो किसे बनाया गया था? ठीक, सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल किसको बनाया गया था 1767 में? तो आसान सा सवाल है, मेजर रेनेल को बनाया गया था। मेजर रेनेल, ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, मेजर रेनेल। अब मेजर रेनेल जो है वो एक ब्रिटिश भूगोल वेदता और इतिहासकार थे, ज्योग्राफी पढ़ते थे और हिस्ट्री में हिस्टोरियन थे। तो रॉबर्ट रॉबर्ट जो क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव ने 1767 में उसे बंगाल का फर्स्ट सर्वेयर जनरल है वो बनाया था। उसका काम था कि भारत के लगभग आप सटीक एक नक्शा तैयार करो, मैप भारत का आप क्रिएट करो, एक सटीक भारत का नक्शा तैयार करो। और उन्हें भारतीय भूगोल का पिता भी कहा जाता है इस कारण से ही। ये जो मेजर रेनेल है इसको जो है वो फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी इस कारण से कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी। बाकी ऐसे शब्दों को मतलब एग्जामिनेशन में पूछना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हो। जेम्स प्रिंसेप की बात करें तो जेम्स प्रिंसेप जो है वो संबंधित किससे है? तो ये अशोक जो है ना, सम्राट अशोक, उसके शिलालेखों को पढ़ने के लिए जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो सर्वेयर जनरल किसने बनाया था? तो जेम्स रेनेल। कब बनाया था? तो 1767 में। क्या करना था? तो भारत का मैप तैयार करना था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे कहा जाता है? कॉम्युनल इलेक्टोरेट का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? फादर किसे कहा जाता है? तो ये मिंटो को बोला जाता है। मान ले मिंटो सुधार, जब कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग का गठन होता है तो 1906 में वो शिमला में जाकर मिलती है इसी से, मिंटो से, और बोलता है कि हमरे सेपरेट इलेक्टोरेट हमको दीजिए, अलग से हमारे लिए इलेक्टोरेट दीजिए जहां पे केवल और केवल मुस्लिम ही खड़े होंगे। और आगे चलकर इसी 1906 का आगे चलकर जब सुधार आता है 1909 में, तो मार्ले मिंटो सुधार उसको बोलते हैं। बाकी तो ये सब सुधार कहना ही गलत होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है, इसमें जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता है मुस्लिमों के लिए। और उस समय जो है वो मिंटो जो था वो तात्कालिक वायसराय था, इसने लागू किया था और भारत में सांप्रदायिकता के बीज इसी ने बोया था। उसने कहा था कि ना हम नाग के दांत को बो रहे हैं और इसका फल जो है वो बहुत भीषण होगा, ठीक है, इसका फल जो है वो बहुत भीषण होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फूट डालो और राज्य करो नीति पे ये वर्क करता था। रैमजे मैकडोनाल्ड की बात करें तो इसने भी ऐसा ही कुछ करा था, लेकिन उसका जो रैमजे मैकडोनाल्ड का था उसको बोलते थे कम्युनल अवार्ड, उसको बोलते थे कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचांड, जो कि 1932 में दिया था। दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, जिसके बाद आगे चलकर पूना पैक्ट किया गया था। पूना पैक्ट किया गया था गांधी जी और जो भीमराव अंबेडकर है उन दोनों के बीच। गांधी इरविन समझौता, आपको इरविन से रिलेट करना है, गांधी इरविन समझौता,
गांधी एंड इरविन का समझौता हो गया। और उसके बाद हम जो है वो ये जो क्वेश्चन था उसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार जो है वो लागू किए हैं? तो हमने ऑलरेडी आपको बताया है, ठग प्रथा को किसने खत्म किया? तो विलियम बेंटिक ने खत्म किया था। ऑप्शन नंबर सी। ठगी प्रथा जो है वो मध्य भारत में यात्रियों को लूटने और काली माता के नाम पर उनकी हत्या करने वाले जो गिरोह थे, जिनको ठग कहा जाता था, वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे। तो इसको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि व्यापारियों को लूट रहे हैं, यात्रियों को लूट रहे हैं, और इससे अंग्रेजों को नुकसान हो रहा है। तो लॉर्ड विलियम वेटिंग ने चाहा कि इसको समाप्त करना है, तो इसीलिए उसने कैप्टन स्लीमैन को एकदम अपॉइंट किया, इसीलिए ताकि वो ठगों को हटा सके। और अंततः जो है वो 1830 के दशक के मध्य में हजारों ठगों को पकड़ा गया, उनको फांसी दी गई, और उसके बाद ये प्रथा जो है वो खत्म की गई थी। ठीक है, उसके बाद ये प्रथा खत्म की गई। हम लॉर्ड रिपन की बात करें तो रिपन ने जो था वो इल्बर्ट बिल्स विवाद से रिलेटेड है। ठीक है, इल्बर्ट बिल से रिलेटेड है, आपको पता होगा इल्बर्ट बिल क्या है। उसके बाद लिटन की बात करें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित है। और डलहौजी की बात करें तो रेल चलाया था डलहौजी ने, जो टेलीग्राफ है वो चलाया था डलहौजी ने, डाक है वो चलाया था डलहौजी ने। तो ये ध्यान आपको रखना होगा। कैप्टन स्लीमैन। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है? लॉर्ड कर्जन का योगदान बंगाल विभाजन से रिलेटेड करके पूछ रहा है, तो आपको बंगाल विभाजन तो इसने किया था। सेना, आर्मी एंड जुडिशियल रिफॉर्म किया था। पुलिस रिफॉर्म किया था, लेकिन सती प्रथा पे रोक तो विलियम बेंटिक ने लगाया था, 1829 में लगाया था, तो ये इससे रिलेट नहीं करता है। लॉर्ड कर्जन तो था वो 1899 से लेकर 1905 तक गवर्नर रहा था। ठीक है, 1905 तक जो है वो गवर्नर रहा था, और उसका कार्यकाल जो है वो सबसे विवादित रहा है। पहला रीजन रहा कि उसने डिवीजन ऑफ बंगाल, बंगाल का डिवीजन सबसे विवादित उसका निर्णय रहा था। उसके बाद उसने जो है वो पुलिस सुधार किया था। पुलिस जो सुधार है, सेना और आर्मी का जो सुधार, पुलिस सुधार किया, पुलिस रिफॉर्म जो किया, तो पुलिस रिफॉर्म में उसने एक आयोग को गठन किया था। वो आयोग था फ्रेजर आयोग। तो कभी सवाल आएगा कि फ्रेजर आयोग किससे संबंधित है? फ्रेजर आयोग, फ्रेजर आयोग किससे संबंधित है? तो पुलिस से संबंधित है। कब आया था? तो 1902 में आया था। इसने विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 भी लाया था। ये भी आपको याद रखना है, बाकी हम डिस्कस करते हैं इन सब के बारे में। उसी के साथ साथ जो है वो CID की भी स्थापना इसने की थी। CID, CID की भी उसने स्थापना की थी। और उसी के साथ साथ जो है वो इसने किचनकर के साथ मिलकर सैन्य सुधार भी किया था। तो CID भी लगाया, फ्रेजर आयोग के द्वारा पुलिस रिफॉर्म भी लाया, उसके साथ ही साथ सेना में भी सुधार लाया किचनकर के साथ मिलकर। तो ये सब इसके काम थे। बाकी सती प्रथा तो लॉर्ड विलियम बैटिक ने हटाया था, तो ध्यान आपको रखना है। 1904 में इसने, 1904 में क्या किया इसने? 1904 में इसने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लाया था। अर्जन का एक बहुत ही ऐतिहासिक जो है वो ये फैसला रहा था, इमारतों को बचाने के लिए कानून बनाया था, तो ये उसका एक अच्छा फैसला था 1904 वाला। ठीक है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। बाकी विश्वविद्यालय आयोग भी इसने बनाया था। तो कर्जन ने बंगाल विभाजन किया, पुलिस आयोग बनाया, स्मारक संरक्षण लगाया। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त है उसको आरंभ किया था? तो रैयतवाड़ी को कैप्टन थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने चालू किया था। तो थॉमस मुनरो यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। रैयतवाड़ी का विचार सबसे पहले किसके दिमाग दिमाग की उपज थी? किसके दिमाग में सबसे पहले ये जो कंसेप्ट है किसके ब्रेन में आया था? तो ये आया था कैप्टन रीड के, कैप्टन रीड है उसके दिमाग में आया था। और दूसरा जो है वो किसके दिमाग में आया था? मुनरो के दिमाग में आया था, थॉमस मुनरो। तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के ये दिमाग में आया था। 1792 में रीड ने, जो कैप्टन रीड था, उसने कहाँ पे इसको स्टार्ट किया? 1792 में, 1792 में इसने बाराह महल जगह है, बाराह, बारह महल, नॉट बाराह, बारह महल जगह है, कहाँ है? मद्रास में है। तो मद्रास में जो बारह महल जगह है, वहां पे इसको सबसे पहले इसने रीड ने लागू किया। उसके बाद 1820 में, 1820 में जो मुनरो था उसने, जब मद्रास का वो गवर्नर था, तो इसने पूरे मद्रास प्रांत में, पूरे मद्रास में यहाँ पे लगाया था। ठीक है,
इसमें विशेषता क्या थी? रैयत मतलब होता क्या है? रैयत मतलब सीधा होता है किसान। तो जो फार्मर है ना, उसी फार्मर से ही हमने कांटेक्ट कर लिया और उसी से डायरेक्ट टैक्स ले रहे थे। पहला सिस्टम अस्थाई बंदोबस्त था, उसमें हमने क्या किया, उसमें जो किया गया था कि जमींदारों से टैक्स लेता था। दूसरा है वो रैयतवाड़ी सिस्टम था, इसमें सीधा फार्मर से टैक्स ले रहा था। तीसरा है कि महालवाड़ी सिस्टम था, उसमें पूरा गांव को एक यूनिट के रूप में माना जाता था और वहां का मुखिया होता था, उससे टैक्स लिया जाता था और मुखिया सबसे टैक्स लेता था। तो ऐसे चीजें चलती थी। तो ये पहला एक समझौता था जिसमें कोई बिचौलिया नहीं था, सीधा किसान और सीधा अंग्रेज है, दोनों के बीच जो है वो जमींदारी को लेकर जो है वो सिचुएशन, जो सिस्टम है वो लागू किया गया था। ये सिस्टम मद्रास, बॉम्बे, असम के कुछ हिस्सों में लगा था और लगभग ब्रिटिश भारत का 51% पार्ट जो है वो इसमें आ रहा था। ठीक है, तो सबसे बड़े क्षेत्र में भी ये लागू हुआ था। बाकी कार्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था, जिसको आप जमींदारी कहते हो। जमींदारों को परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था, 10 वर्षों के लिए लाया गया था, 1793 में लाया गया था। पहली बार 90 में आया था, लेकिन बाद में जो है वो इसको 10 वर्ष कर कर और परमानेंट सेटलमेंट, पहली बार 90 में 10 वर्ष के लिए आया था, 93 में इसको परमानेंट कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद हमने बता दिया। उसके बाद जॉन सोर की बात करें तो जॉन सोर ने अस्थाई बंदोबस्त का जो योजनाकार के रूप में इसे जाना जाता है, योजनाकार, योजनाकार ऑफ परमानेंट सेटलमेंट बोला जाता है। ठीक है। वारेन हेस्टिंग जो है वो इजारेदारी प्रथा है, मतलब ठेके पे चीजों को लेना, तो उससे वारेन हेस्टिंग जो है वो संबंधित है इजारेदारी से। इजारेदारी जो सिस्टम है उससे, मतलब इजारेदारी मतलब कि ठेका पे किसी चीज को लेना, ठेके पे किसी चीज को लेना ना, जमीन को जैसे ठेका पे ले लिया तो वैसे हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो स्थानीय स्वशासन को लागू किया था लॉर्ड रिपन ने, नॉट लिटन। लिटन बहुत बदमाश था, रिपन थोड़ा सा उदार आप कह सकते हो। तो लॉर्ड रिपन है, उसने लगाया था। इसमें इसने भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माना जाता है। 1882 में 1882 में इसने स्थानीय स्वशासन से संबंधित कई सारे प्रस्ताव है वो पारित किए थे। इसका उद्देश्य था कि देश की जो नगर पालिका है, जिला बोर्ड है, उसको डेवलप किया जा सके और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सके, कि जो लोग हैं, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो अपने मामले को खुद से सॉल्व कर सके, खुद से अपने मामलों को उठा सके। ठीक है। इसीलिए भारतीयों ने इसे जो है वो द गुड वायसराय भी कहा है, सज्जन रिपन भी कहा है। ठीक है। क्योंकि इसका रवैया अच्छा था भारत को लेकर, तो इस कारण से इसे गुड वॉयसराय भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है। और हम बात करें कि फर्स्ट कारखाना अधिनियम कब आया था, सवाल ये सब पूछा जाता है। फर्स्ट कारखाना एक्ट, फर्स्ट कारखाना एक्ट जो आया था वो 1881 में आया था, और यह भी एक्ट जो है वो रिपन के समय ही आया था। रिपन के समय ही आया था, जिसमें बाल श्रम के बारे में बात की गई थी कि कितने बच्चे हैं उसको आप काम में नहीं डाल सकते हो, तो बाल श्रम सुधार से ये रिलेटेड था। उसके बाद जो आया था वो हंटर आयोग आया था, हंटर कमीशन। अब ये जो हंटर कमीशन है वो कब का है? तो हंटर कमीशन 1882 वाला है। और अब जब भी ये 1882 वाला है, इसका मतलब ये एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये भी सुधार जो है वो रिपन ने ही गठन किया था, रिपन के ही समय का है। उसके बाद जो है वो इल्बर्ट बिल का विवाद जो है, इल्बर्ट बिल जो है, इल्बर्ट बिल का जो विवाद है, तो रिपन ने ही भारतीय जजों को यूरोपीय लोगों का मुकदमा सुनने या फिर अधिकार देने की कोशिश की थी। लेकिन जो अंग्रेजों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया, इसको श्वेत बिल भी कहा जाता है। तो ये भी किसने किया था? तो रिपन ने ही किया था इल्बर्ट बिल को। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कारण से भारत का उद्धारक भी इसे कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा ये नाम जो है वो इनको दिया गया था, भारत का उद्धारक, भारत का उद्धारक। ठीक है। लॉर्ड डफरिन की बात करें तो इसने जो है वो कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उस समय ये गवर्नर था, 1885 में। उसके बाद लिटन की बात करें तो इसने वर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट, आर्म्स एक्ट, ये सब जो है वो लगाया था 1878 में। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट, आर्म्स एक्ट, ये सब लगाया था, और इसी को रिपन ने हटा दिया था, सबको सबको रिपन ने हटाया था। वर्जन तो आपको पता है कि 1905 में बंगाल विभाजन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है कि जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा,
तब भारत का वायसराय कौन था? तो समय है 1942 का। अब 1942 के समय लिनलिथगो था। लिट्टन ना आएगा, ना कर्जन आएगा, ना रिपन आएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो था। तो भारत में किसी भी वायसराय का सबसे लंबा यदि कार्यकाल रहा है तो वो लिनलिथगो का ही रहा है। उसने 1936 से लेकर 1936 से लेकर 1944 तक रहा वो। तो 4 और 4 8 साल वो भारत में रहा था। ठीक है। अगस्त 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया तब लिथगो ही वायसराय था। 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव उसने पेश किया था। इन्होंने आंदोलन को कुचलने के लिए ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था और उसके तहत सारे जो लोग थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध जब 1939 में चालू हुआ था तो लिथगो ने ही बिना भारतीय की अनुमति के भारतीयों को युद्ध में शामिल किया था, जिस कारण से कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से अपने कैबिनेट को इस्तीफा दे दिया था और इसको इसको जो है वो मुस्लिम लीग ने इसको क्या बना था, तो इसको मुक्ति दिवस के रूप में उसने मनाया था। 1942 में क्रिप्स मिशन भी आया था, वो लिथगो के ही टाइम में आया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे लंबा कार्यकाल 8 वर्षों का इसका ही रहा है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल है वो पूछा जा रहा है। तो स्वतंत्र भारत है तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। लॉर्ड माउंटबेटन। और भारतीय पूछेगा तो सी राजागोपालाचारी होगा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। भारत के नेताओं ने लॉर्ड माउंटबेटन से अनुरोध किया कि वो सत्ता का हस्तांतरण के जो ट्रांजिशन काल है उसके दौरान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में वो बने। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा और इनका कार्यकाल जो है वो 15 अगस्त से लेकर जून 1948 तक रहा था। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी स्वतंत्र भारत के दूसरे आपसे पूछा जाए या फिर भारतीय प्रथम पूछा जाए तो वो जो होंगे सी राजागोपालाचारी होंगे। सी राजागोपालाचारी होंगे इंडियन में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। माउंटबेटन जो योजना थी उसको 3 जून योजना भी कहा जाता है। हमने काफी डिस्कस किया है इस बारे में। 3 जून योजना माउंटबेटन योजना के कहते हैं। इसके तहत ही भारत का विभाजन हुआ और भारत स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना था। उसने माउंटबेटन को स्वीकार नहीं किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने स्वीकार किया था लेकिन उसने नहीं स्वीकार किया था। तो आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन और आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजागोपालाचारी। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी रेड क्लिफ्ट की बात करें तो इसने सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। भारत और पाकिस्तान की सीमा को इसी रेड क्लिफ्ट ने तय किया है। तो लॉर्ड वेवल की बात करें तो माउंटबेटन से पहले का वेवल वायसराय था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 1798 में भारत का गवर्नर जनरल कौन बन के आया था? 1798 की बात है तो वेलेस्ली का यह समय था। वेलेस्ली का समय था। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। लॉर्ड वेलेस्ली का समय 98 से लेकर 1805 तक था। लॉर्ड वेलेस्ली इसने सर जॉन सोर के बाद भारत का गवर्नर जनरल का पद संभाला था। वेलेस्ली किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो वेलेस्ली जो इंपॉर्टेंट है वो सब्सिडियरी अलायंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को सर्वोच्च शक्ति पर ले जाना और ब्रिटिश साम्राज्य के ही भारतीय जो सरकारें हैं उसकी खर्च से ही एक ब्रिटिश सेना है वो तैयार करना। ठीक है। इसने स्वयं को वेलेस्ली ने खुद को बंगाल का शेर कहा था। लायन ऑफ बंगाल इसने कहा था कि मैं जो है वो बंगाल का शेर हूं। ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। और हम बात करें सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो हैदराबाद था। 1798 में ही वेलेस्ली के आते ही इसने स्वीकार किया था सहायक संधि को। हैदराबाद 1798 में ही। चौथा मैसूर युद्ध जो है वो 1799 में लड़ा गया था। श्रीरंगपट्टनम में उसकी मृत्यु हो गई थी हैदर अली को, और ये वेलेस्ली के समय ही हुआ था। ठीक है। हैदर अली नहीं, टीपू सुल्तान ना। हैदर अली तो 82 में ही मर गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की बात करूं तो 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था और इस समय भी फोर्ट विलियम कॉलेज के समय भी यही जो है वो कलकत्ता में जो स्थापित हुआ था, तो यही उस समय वायसराय था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित को भारत में कार्य करने का जो क्रोनोलॉजी है उसके अनुसार आपको सजाना है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो देखो, सबसे पहले अगर कोई आया तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स आया।
ठीक है, वॉरेन हेस्टिंज आया। तो सबसे पहला तो एक हो गया वॉरेन हेस्टिंज। वॉरेन हेस्टिंज जो है वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, 1773 से लेकर 1785 तक ये रहा था। उसके बाद जो आया वो कौन सा आया, तो डलहौजी तो 1800 में चला जाएगा, वेलेस्ली जो है वो सहायक संधि में चला जाएगा, और उससे पहले आएगा कार्नवालिस। उससे पहले आएगा कार्नवालिस। ऐसे क्वेश्चनों में ना आप देखिए कि वो क्या काम किया है, उससे रिलेट करो। इसका आपको पता होगा कि अस्थाई बंदोबस्त 93 में किया है। वॉरेन हेस्टिंग्स का पता होगा कि द्वैध शासन इसने लगाया था। द्वैध शासन इसने लगाया था, वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को हटाया था। तो 1773 का इसका समय रहा है। आगे आप देखो कि डलहौजी का समय है, तो डलहौजी कब किया था, तो डलहौजी 1805 के 50 के बाद ही आएगा। डलहौजी डलहौजी जो है वो 1850 के बाद ही आएगा। हड़प नीति 1856, इसका सब सिंपल याद रखो। टेलीग्राफ इसमें लाया, पुलिस सुधार इसने लाया, बहुत कुछ लाया है। तो ऐसे करके याद रखो। बेलेजली आया है तो 1798 आप याद रखो इसका कि सहायक संधि इसने कहा था। ऐसे ही करके आप चीजों को याद रख सकते हो। ठीक है, बाकी पूरा टेन्यूर याद रखना मुश्किल होता है। तो पहला सबसे पहले आएगा कौन सा, तो वारेन हेस्टिंग 1773 वाला। उसके बाद जो है वो दूसरा वो आएगा कार्नवालिस आएगा 1793 वाला। उसके बाद जो आएगा वो 1798 वाला आएगा। तो 1798 जो है वो वेलेस्ली आ जाएगा। तो वेलेस्ली जो है वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट तो बच ही गया डलहौजी, तो ये डलहौजी आएगा। तो 1 4 3 2, 1 4 1 4 3 2, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बनेगा, 1 4 3 2। तो हेस्टिंग जो है उसने क्या लाया, तो उसने रेगुलेटिंग एक्ट लाया। कार्नवालिस ने पुलिस कोड लाया, सिविल सर्विस कोड लाया। वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस लाया। डलहौजी ने ट्रेन चलाया, टेलीग्राफ लाया। बहुत कुछ डलहौजी ने लाया था। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। महान शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जब फांसी दी गई थी तब भारत का वायसराय कौन था। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि फांसी कब दी गई थी। तो फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। किस केस में दिया गया था, तो ये लाहौर षड्यंत्र में दिया गया था। लाहौर षड्यंत्र, लाहौर जो षड्यंत्र था उस केस में इनको फांसी दी गई थी। इस 23 मार्च को जो है वो शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है। इसको जो है वो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस एक और मनाया जाता है 30 जनवरी को, जब गांधी जी का डेथ है। इसको हटा के आई थिंक कि यही ज्यादा शहीद दिवस बेस्ट होगा। तो लेकिन सरकार इसको मानती है, तो चलो ठीक है। तो इस समय जो कार्नवालिस का समय होगा क्या होगा, तो अभी 31 की बात हो रही है, तो इरविन का पैक्ट हुआ था। आपको आपको गांधी इरविन पैक्ट याद होगा। गांधी इरविन पैक्ट याद होगा, तो इस समय जो समय था वो किसका था, इरविन का था। तो चीजों को रिलेट करके याद रख सकते हो, और कुछ उपाय नहीं है। तो इरविन का था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इरविन का कार्यकाल आपको पता है कि 1926 से लेकर 31 तक तो रहा था ही। 1931 तक तो रहा था ही। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो भारतीयों को उम्मीद थी कि गांधी जी भगत सिंह की फांसी को रुकवा देंगे, लेकिन इरविन ने इसे स्वीकार नहीं किया था, और 23 मार्च को उन्हें फांसी जो है वो दे दी गई थी। तो गांधी इरविन समझौता से ही आप याद रख सकते हो कि 5 मार्च को हुआ था। 5 मार्च को हुआ था, तो इरविन ही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, इरविन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश सम्राट के अधीन जो है वो नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था। वायसराय की बात आ रही है, मतलब 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति के बाद और 1857 की क्रांति के समय कौन था, कैनिन था। तो ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। 1858 में एक्ट आया था। 1858 का एक्ट आया था, अधिनियम आया था, और इसी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, और इस भारत को ब्रिटिश क्राउन के अंदर रखा गया। जो महारानी विक्टोरिया है उसके अधीन चला गया, और तब से जो है वो क्राउन का प्रतिनिधित्व करने वाला जो व्यक्ति है उसको वायसराय कहा जाने लगा, और लॉर्ड कैनिंग जो है वो इस पद पर आने वाला पहला व्यक्ति बना। तो ये ध्यान आपको रखना है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है वो बनाया गया। तो बहुत आसान सा सवाल है, ऑलरेडी हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है। विलियम बेंटिंग को पहली बार बनाया गया था, तो 1833 के जगह जो प्रशासनिक सेंट्रलाइजेशन है उसकी दिशा में जो है वो आगे चीजें बढ़ती चली गई। ये सेंट्रलाइजेशन की बात आ रही है, आगे चल के डिसेंट्रलाइजेशन रिपन ने किया था। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के जो पद था उसको हटाकर बंगाल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग को पहला गवर्नर है वो बनाया गया। ठीक है, पहला गवर्नर जो है वो बनाया गया। बाकी 1773 मैंने आपको बताया है, 1773 में जो गवर्नर जनरल था ना बंगाल का जो गवर्नर था उसको कहा गया कि ये बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल होगा।
1833 में कहा गया कि ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है ना, इसको हम इंडिया का गवर्नर जनरल कहेंगे, ठीक है। बाकी 58 में वायसराय कर दिया है, तो तीनों आपको याद रखना होगा। और हम बात करें चार्टर एक्ट 1813 की, तो चार्टर एक्ट 1813 जो है वो क्या करता है, तो ये जो है वो चाय और चीन का व्यापार छोड़कर, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर जो भी व्यापार का एकाधिकार था अंग्रेजों का, उसको समाप्त कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और 33 में तो चाय और चीनी भी समाप्त कर दिया गया था, तो पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया गया था व्यापार पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हम बात करें 73 के रेगुलेशन एक्ट की, तो 73 का रेगुलेशन एक्ट है, उसके द्वारा मैंने बताया कि वारेन हेस्टिंग पहली बार जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल से हटकर बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। उसके बाद 53 में बात करें तो ये चार्टर एक्ट जो 53 का है, इससे सिविल सेवा में जो खुली प्रतियोगिता, ओपन जो प्रतियोगिता होने लगी, एग्जामिनेशन होने लगा, वो 1853 का ही एक्ट से हो रहा है, 1853। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया? जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल को किसने इनकरेज किया? तो ये किया लॉर्ड कर्जन ने। ये लॉर्ड कर्जन ने, तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद होना चाहिए। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाता है, जिसको बोलते हैं रैले कमीशन। रैले आयोग इसको बोलते हैं। रैले आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाती है? तो थॉमस रैले। थॉमस रैले की अध्यक्षता में बनाई जाती है। यह जो अधिनियम था, इसकी सिफारिश पर ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है वो तैयार किया जाता है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? तो 1904 में बनाया जाता है, ठीक है। कर्जन का मानना था कि जो भी विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटीज जो होती है ना, उनको राजनीतिक क्रांतिकारियों के कारखाने बन रहे हैं। वहां पे बहुत ज्यादा राजनीतिक क्रांतिकारी पैदा हो रहे हैं जो भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी मिल रही है। और इस एक्ट के द्वारा जो जितने भी विश्वविद्यालय थे, जो सीनेट हो गए, सिंडिकेट्स जितने भी बनते थे, संगठन बनते थे, उन पर सरकारी नियंत्रण रखना बहुत जरूरी हो गया था कि जो भी राष्ट्रवादी भावना यहाँ पे पैदा हो रही है, नेशनलिस्ट जो मूवमेंट्स पैदा हो रही हैं, उन सबको दबाया जा सके। इस कारण से सरकारों का कंट्रोल जो था वो कॉलेजों पर बढ़ाया गया 1904 के अधिनियम के द्वारा। और ये सजेस्ट किसने किया था? तो रैले आयोग ने सजेस्ट किया था, 1902 में वो बना था। बाकी बात करें लॉर्ड रीडिंग की, तो लॉर्ड रीडिंग जो है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये जो है वो पहला एकमात्र जो है वो यहूदी वायसराय था। यहूदी जो ज्यूइस्ट होता है वो वायसराय था, तो ये आपको ध्यान रखना है। कार्नवालिस ने सिविल सेवा को लागू किया था। बाकी आगे आएगा तो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारतीय गवर्नर जनरल बना? भारतीय गवर्नर जनरल बना। तो भारतीयों की बात हो रही है, तो भारतीय जब भी होगा तो सी राजागोपालाचारी हो गया। फर्स्ट जब भी होगा तो वो माउंटबेटन होगा, ठीक है। तो जून 1948 को लॉर्ड माउंटबेटन के जाने के बाद सी राजागोपालाचारी, जिनको राजा जी कहा जाता है, उनको गवर्नर जनरल जो है वो नियुक्त किया गया था। और वह स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 26 जनवरी 1950 को जैसे ही संविधान लागू हुआ तो गवर्नर जनरल का पद जो है वो समाप्त कर दिया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति जो है वो बना दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। गोविंद बल्लभ पंत की बात करें तो यूपी के पहले सीएम बने थे और बाद में गृह मंत्रालय का भी पद इन्होंने जो है वो लिया था, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अभी आपसे सवाल पूछा जाए कि सी राजागोपालाचारी है, इसका टेन्यूर कितना रहा था? तो इसका टेन्यूर रहा था 1948 से लेकर 1950 तक। उसी तरह से माउंट बेटन का टेन्यूर कितना रहा था? तो 1947 से लेकर 1948 तक, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि एक स्टेटमेंट है कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? किसने कहा था कि मैं समाजवादी हूं और मैं गणतंत्रवादी हूं? आई एम अ सोशलिस्ट एंड रिपब्लिकन, ठीक है, रिपब्लिकन। तो ये सोशलिस्ट जैसा ही आएगा ना, तो जवाहरलाल नेहरू को लेके चलिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। 1936 का अधिवेशन था और 1936 में आपको पता है कि अधिवेशन जो है वो लखनऊ में हुआ था। 1916 में भी लखनऊ में हुआ था। तो इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मेरा जो है वो राजाओं और राजकुमारों में कोई विश्वास नहीं है।
ठीक है, मेरा राजकुमार या फिर राजा है उसमें कोई भी विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक समाजवादी हूं और मैं एक गणतंत्रवादी हूं। ठीक है, उनकी विचारधारा जो थी नेहरू की, वो सोशलिज्म थी। सोशलिज्म से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उन्होंने कांग्रेस को समाजवादी की दिशा में लाने का प्रयास हमेशा से किया है। वे रूस की क्रांति और वहां की जो प्रगति है उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी थे। ठीक है, बात करें 1937 की, तो 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो पहली बार होता है गांव में। कहाँ होता है? तो फैजपुर में। कहाँ होता है? फैजपुर में। और फैजपुर जो है 1937 में पहली बार अधिवेशन हुआ था जो गांव में हुआ था। गांव में आयोजन होने वाला जो अधिवेशन था वो यही था। और इसकी भी अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो नेहरू की किताब है। अहमदनगर जो किला था, अहमदनगर जो जेल था, वहीं पे उन्होंने लिखा था इसको। अहमदनगर जेल में लिखा था, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सुभाष चंद्र बोस की हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे। वामपंथी विचारधारा के वो व्यक्ति थे। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो उन्होंने 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन है और उसी के साथ साथ 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन है इसमें अध्यक्षता की थी। बाकी त्रिपुरी संकट आ गया था जिस कारण से उन्होंने इसमें इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के बाद जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक को स्टैब्लिश किया था। पटावी सीतारामैया को इसने इलेक्शन में हरा दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी गोपाल कृष्ण गोखले की हम बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। ये एक उदारवादी नेता थे और इन्होंने 1905 में बनारस का जो अधिवेशन था उसको गोपाल कृष्ण गोखले ने ही हेड किया था, अध्यक्षता की थी। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इनकी जो विचारधारा है वो गांधीवादी विचारधारा है इनकी। गांधीयन जो आइडियोलॉजी होती है वो इनकी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा है वो किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है उसकी हम बात करें तो ऑप्शंस के अनुसार मैं चलूं तो इनकलाब जो जिंदाबाद का नारा है इसका सबसे पहले अर्थ की बात करूं, अर्थ इसका क्या होता है? तो इसका जो मीनिंग होता है लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, इसका मतलब हो कि क्रांति अमर रहे, क्रांति अमर रहे। इस नारे की यदि हम मूल रूप से बात करें तो इसको लिखा था हसरत मोहानी ने। मूल रूप में यदि हम बात करें तो इसको लिखा था हसरत मोहानी। हसरत मोहानी ने इसको 1921 में लिखा था। 1921 में इसको लिखा था। तो रचयिता जब भी पूछा जाए, रेट इसको किसने किया है? तो हसरत मोहानी ने किया है। लेकिन इसको लोकप्रिय किसने बनाया? तो ऑप्शन में आपको कहीं हसरत मोहानी नहीं दिख रहा है, तो आप भगत सिंह के साथ जाओगे। क्योंकि लोकप्रिय बनाने का यदि काम किया, इसने घर घर तक लोगों तक ये पहुंचाया एक बात भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय एक नारे के रूप में किसने यूज किया? तो वो शहीद आजम भगत सिंह थे। उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को जब सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था तो उस समय भी उन्होंने इस जो नारा है इसको हमेशा वो बोल रहे थे इनकलाब जिंदाबाद। मतलब हुआ कि क्रांति अमर रहे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हसरत मोहानी जब भी दिखे, क्या सवाल पूछा जा रहा है वो ध्यान रखना है, क्या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है वो ध्यान रखना है, बस। ठीक है, उनके सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो उन्होंने कहा था कि जय हिंद का नारा उन्होंने दिया था। महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो दुश्मनी की गोलियां का हम सामना करेंगे, आजाद आजाद ही रहे हैं और आजाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं और आजाद ही हम रहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक जो है वो जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जेपी इनको कहा जाता है। लोकनायक मतलब कि एक ऐसा नेता जो लोगों का नेता है, उसको लोकनायक कहा जाता है। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो उस समय सारे नेताओं को ऑपरेशन जो जीरो है उसके तहत सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसी के तहत इनको भी जो जयप्रकाश नारायण है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन वो हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे दिवाली के दिन। और उसके बाद जो है वो भूमिगत आंदोलन वो नेपाल से चलाते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 1974 में उन्होंने बिहार में कई सारे जो आंदोलन हुए थे उनका नेतृत्व किया था। और इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उनके खिलाफ इन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन चलाया था। सवाल बिहार एसआई में पूछा गया है, टोटल रिवॉल्यूशन।
टोटल रिवॉल्यूशन है वो किसने चलाया था? तो ये जो है वो 1974 में चलाया था जयप्रकाश नारायण ने। किसके विरोध में? तो इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी लगा था उनके विरोध में। जयप्रकाश नारायण है, उनको 1799 में भारत रत्न जो है वो मिला था, 1999 में मरणोपरांत मिला है, पोस्टोथ्यूमस मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हम बात करें कि सर्वोदय योजना किसने चलाया था, तो सर्वोदय योजना भी जयप्रकाश नारायण से ही रिलेटेड है। 1950 में योजना चलाई थी और उस योजना का नाम था सर्वोदय योजना। सर्वोदय मतलब सबका उदय हो। सर्वोदया जो योजना चलाई थी वो इन्हीं का चलाया गया था। ठीक है। जननायक किनको बोला जाता है? तो जननायक जो है वो कर्पूरी ठाकुर को बोला जाता है। जननायक जो है वो किसको बोला जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। उसके साथ ही साथ देश बंधु किसको कहा जाता है? देश बंधु किसको कहा जाता है? तो ये सी आर दास को कहा जाता है। आप मुझे बताओ कि दीन बंधु किसको बोलते हैं? दीन बंधु मतलब गरीबों का भाई किसको बोलते हैं? दीन बंधु किसको बोलते हैं? आप मुझे बताओ। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोलते हैं, बापू बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बोलते हैं, मतलब लोगों द्वारा स्वीकृत। तो आपको लोकनायक, लोकमान्य, इन सब में अंतर हो समझ में आना चाहिए। लोकनायक क्या है और लोकमान्य क्या है? लोकमान्य तिलक है, तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। राम मनोहर लोहिया है, उनको समाजवादी नेता कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। यह कथन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बहुत प्रसिद्ध जो नारा है वो है, जिसको ये जो लोकमान्य तिलक है, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने इसको कब यूज किया था? 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, इसी अधिवेशन में इसको जो है वो यूज किया गया था। जहां से जेल से रिहा होने के बाद जब वापस आए तो कांग्रेस में वो शामिल हुए थे 1916 में। वहीं पे उन्होंने ये कहा था। ठीक है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि स्वराज जो है ना, इसका सीधा सा मतलब होता है सेल्फ रूल, और हम ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। इट इज आवर राइट, ये हमारा अधिकार है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। तो इसी कारण से स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उन्होंने कहा था। ठीक है। आप एक किताब का नाम लिख लो। हमने बताया है आपको कई बार, वेलेंटाइन चिरोली नाम का एक व्यक्ति था जिसने किताब लिखा था इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट। और इंडियन अनरेस्ट में उसने भारत में जो अशांति हो रही है, भारत में जो क्रांतिकारी हो रही है, इसमें दो कारणे उसने बताया था। ये उसने कहा था कि व्यक्तिगत रूप से अगर कोई इसके लिए जिम्मेदार है तो वो बीजी तिलक है। बीजी तिलक है, बाल गंगाधर तिलक है। और यदि संस्थाओं के रूप में बात करें तो वो आर्य समाज है। यही भारत में जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं वो कर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। वेलेंटाइन सिरोली की किताब था इंडियन अनरेस्ट। बाल गंगाधर तिलक के जो समाचार पत्रों में बात करें तो केसरी है, जो कि मराठी भाषा में लिखी गई है, मराठी है जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था, जब साइमन कमीशन का वो विरोध कर रहे थे, तो मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के कील साबित होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने कहा था, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। सरदार पटेल ने जब बारदोली सत्याग्रह होता तो उस समय कहा था, डोंट पे टैक्स, कर मत दो। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में सर्वोदय नेता जो लोकमान्य प्रकाश, जो जयप्रकाश नारायण है, उनका जीवन काल कब रहा था? तो उनका जो जीवन काल रहा था वो 1902 से लेकर 1969 तक था। तो ऑप्शन नंबर सी, आप 79 तक था। तो जयप्रकाश नारायण है, उनका जन्म जो है वो 11 अक्टूबर 1902 को कहाँ हुआ था? तो ये गांव का नाम उनका याद रखना है, पूछ लिया बीपीएससी ने। ठीक है। सिताब दियार गांव है। सिताब दियार गांव का नाम है, जो कहाँ है? तो ये जो सिताब दियार गांव है वो कहाँ है? तो बलिया जिला में है। बलिया डिस्ट्रिक्ट है। और ये बलिया कहाँ है? तो बलिया उत्तर प्रदेश है। ठीक है। यूपी और सारण का जो सीमा है, यूपी और जो सारण बिहार का है, जहां पे सारण लिखूं तो ज्यादा बेटर है, बलिया और सारण की जो सीमा है वहां पे है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिताब दियार, सारण ही रखो तो ज्यादा है। तो बलिया और सारण के पास जो सीमा है वहीं पे हुआ था। और उनका जो निधन है वो कब हुआ था? डेथ उनका कब हुआ था? तो डेथ उनका हुआ था 1979 में। 1979 में 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ठीक है। तो इनका सिताब दियार जो है वहां पे, सिताब दियार है वहां पे ये थे। तो ये ध्यान आपको रखना है।
वे स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और आपातकाल के दौरान जो है वो विरोध आंदोलन इन्होंने चलाया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिताब दियार याद रखना है। संपूर्ण क्रांति 1974 में चलाया था, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फ्रंटियर गांधी जो है वो किसको कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। उसने जो पश्चिमोत्तर सीमाई प्रांत जो एरिया था ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो एरिया था, पश्चिमोत्तर सीमाई प्रांत जो एरिया था, उसके जो पश्तून नेता ये थे, वहां के जो पश्तून नेता थे, उन्होंने हिंसक और कबीलाई क्षेत्र में जो गांधी जी की अहिंसा का सिद्धांत है उसको जो है वो फैलाया था। इन्होंने एक संगठन बनाया था, ईश्वर के सेवक। इनका एक संगठन था ईश्वर के सेवक नाम का, जिसको बोलते थे खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार, ईश्वर का सेवक। और इसने इसके जो सदस्य होते थे ना, इसके जो मेंबर होते थे, उन मेंबरों को रेड शर्ट्स कहा जाता था, लाल कुर्ती इनको कहा जाता था। ये लाल कुर्ती पहनते थे, लाल शर्ट्स पहनते थे, इस कारण से इनको लाल कुर्ती कहा जाता था, या फिर लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता था इस आंदोलन को। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना होगा, सवाल पूछा जाता है। राजीव गांधी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। लियाकत अली की बात करें तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान। राम मनोहर लोहिया जो है वो एक समाजवादी नेता थे। बात करें कि भारत में पहला विदेशी नागरिक कौन था जिसको भारत रत्न है वो दिया गया था, तो पहला विदेशी नागरिक जो था जिसे भारत रत्न मिला था वो 1987 में मिला था। ठीक है, 1987 में मिला था। किसको मिला था? तो खान अब्दुल गफार खान को मिला था। बंटवारे के बाद वो ना पाकिस्तान चले गए थे और हमेशा से भारत के मित्र ही रहे थे, तो इस कारण से 1987 में इनको खान अब्दुल गफार खान को मिला था। बाकी आप मुझे बताओ कि दूसरा कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको जो है वो भारत रत्न दिया गया है? ठीक है, जिसको भारत रत्न दिया गया है और भारत का वो नागरिक नहीं है। उसके बाद फक्र ए अफगान की बात करें तो इन्हें फक्र ए अफगान की उपाधि भी दी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, ये स्टेटमेंट किसका है? पॉलिटिक्स कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन। पॉलिटिक्स जो है वो कभी भी रिलीजन से अलग नहीं हो सकता, ये जो है वो किसका कहना है? तो ये महात्मा गांधी का कहना है। महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी का दर्शन था कि धर्म के बिना राजनीतिक जो है वो मृत्यु जाल के समान है, क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। ठीक है, उनका कहना था कि धर्म के बिना जो है, धर्म के बिना जो राजनीतिक है वो मृत्यु जाल के समान है। धर्म के बिना राजनीति जो है वो क्या है? तो मृत्यु जाल के समान है। क्या है? तो मृत्यु जाल के समान, मृत्यु जाल के समान। और क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। क्योंकि यह जो है वो आत्मा को मार देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये किसने कहा था कि पॉलिटिक्स कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन? तो महात्मा गांधी ने कहा था। यहाँ जो धर्म है उससे गांधी जी का तात्पर्य किसी विशेष धर्म से नहीं था, हिंदू मुस्लिम किसी से ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि उनका ये धर्म से मतलब है कि नैतिक धर्म, कि आपका एक जो है वो नैतिक धर्म क्या है, आपका आपके एथिक्स क्या है। इनका मतलब यहाँ पे एथिक्स से था कि आपका मोरल वैल्यू क्या है, आपका एथिक्स क्या है। ठीक है, मोरल वैल्यू, नॉट हिंदू और मुस्लिम। उनका मानना था कि राजनीति को नैतिकता और मानवीय मूल्यों, चाहे सत्य और अहिंसा पे आधारित होना चाहिए। अनैतिक राजनीति जो है वो समाज के लिए घातक होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी नेहरू की बात करें तो वो धर्मनिरपेक्षता के आधुनिक जो पश्चिमी मॉडल है, राज्य और धर्म का पूर्ण अलगाव होना चाहिए, उसके पक्षधर थे नेहरू। उनका कहना था कि जो राज्य है, भारत यही सिस्टम में चलता है लेकिन भारत में अलग है, और जो धर्म है इन दोनों में अलग होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों अलग होना चाहिए। ये अमेरिका का धर्म से भारत का धर्म अलग है, भारत में अलग चीजें होती हैं। भारत का धर्मनिरपेक्षता का मतलब अलग होता है, अमेरिका का अलग होता है। हमने क्लासेस में डिस्कस कर रखा है कैसे होता है। ठीक है, तो ये धर्मनिरपेक्ष के जो आधुनिक पश्चिमी मॉडल है उससे प्रभावित थे नेहरू। और हम बात करें जाकिर हुसैन की तो वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं। बाकी इंदिरा गांधी को तो आप भली भांति जानते ही हो।
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में किसने कहा था? तो बड़ी बार, बहुत बार सवाल पूछा है ये, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने औद्योगिकरण और कृषि विकास को भारत की प्रगति के लिए अनिवार्य माना था, और इसी कारण से जब भाखड़ा नांगल बांध का वो उद्घाटन कर रहे थे, भाखड़ा नांगल, ये दो बांधे हैं, एक भाखड़ा बांध है और एक नांगल बांध है, तो दोनों को भाखड़ा नांगल बांध कहा जाता है। ठीक है, ज्योग्राफी कभी पढ़ेंगे तो बता देंगे। भाखड़ा नांगल बांध जो है, या फिर हीरा कुंड बांध है, ये भी आप रख सकते हो। इसी के उद्घाटन के दौरान उन्होंने बांधों और नदियों घाटी परियोजनाएं हैं उनको कहा था कि ये टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया है। उनका मानना था कि जैसे मंदिर जो है वो लोगों की आस्था का केंद्र होता है, वैसे ही ये परियोजनाएं जो है वो भारत के विकास और समृद्धि का केंद्र बन सकेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है वो कब बना था पूछा जाता है, तो वही 1948 में बना था, और स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी, और ये टेनेसी जो नदी प्रोजेक्ट है उससे ये जुड़ा हुआ था। बाकी भाखड़ नांगल की बात करें तो सतलज नदी पर ये बना हुआ भारत का सबसे ऊंचा जो ग्रेविटेशनल बांध होता है, याद रखना है। गांधी जी की बात करें तो वो भारी औद्योगिकरण और बड़े मशीनों की आलोचक थे। वो कहते थे कि ग्राम स्वराज के पक्षधर थे, कि ग्राम में जो हथकरघा है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, एमएसएमईज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु जो है वो कहा जाता था? तो आधुनिक मनु जो है वो बी आर अम्बेडकर को कहा जाता था। मनु जो है वो उस समय रूल्स कैसे, जो व्यक्ति चलता है उस पर रूल बात करते थे, इस कारण से इनको आधुनिक मनु जो है वो कहा जाता है। प्राचीन भारत में जो मनु थे ना, मनु जो था ना, उन्होंने एक मनु स्मृति लिखी थी। स्मृति का मतलब यहाँ पे जो ज्ञान नहीं है या फिर याद नहीं है, स्मृति का मतलब होता है यहाँ पे कानून। तो एक कानून की किताब मनु ने लिखा था, उसी को मनु स्मृति कहा जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार जो आधुनिक भारत का जो संविधान है उसको किसने लिखा था? तो उसको बी आर अम्बेडकर ने लिखा था। इस कारण से आधुनिक मनु अम्बेडकर को कहा जाता है। और बाकी मनु आपको पता है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके ये अध्यक्ष के रूप में थे, और उन्होंने भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हम बात करें कि अम्बेडकर ने 1927 में 1927 में अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। मनुस्मृति के जो पन्ने हैं उनको जलाया गया था, उनको खुद जलाया था इसने, क्योंकि इसमें जातिगत भेदभाव के बारे में बातें लिखी गई थी, इस कारण से उन्होंने इसको जलाया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी हम बात करें, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और आजाद शत्रु कहा जाता है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भी शत्रु ना हो वो आजाद शत्रु होता है। तो इसको देश रत्न बोला जाता है, आजाद शत्रु कहा जाता है। भारतीय जो बिहार ये के हैं, तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। बाकी बी एन रॉ को बात करें तो ये संवैधानिक सलाहकार थे, और गांधी को कौन नहीं जानता है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है वो किस आंदोलन के बाद मिला था? तो बारदोली की मूवमेंट के बाद मिला था। वहां की जो महिलाएं हैं उन्होंने इनको दिया था ये जो है वो। ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह जो है वो कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो सूरत, गुजरात में हुआ था। मुद्दा था कि लगान में 22% की इंक्रीज कर दिया गया था, तो इस कारण से वल्लभ भाई पटेल ने किसानों का कुशल नेतृत्व किया था, गांधी जी के कहने पे किया था, और सरकार को इनके आगे झुकना पड़ा था। और बारदोली की महिलाएं हैं उन्होंने ही इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। सरदार मतलब नेता या फिर उस संगठन का प्रमुख। ठीक है, कई बार विकल्प में महिलाओं की ओर से गांधी जी भी दिया जाता है, तो दोनों संदर्भ आप याद रखो। बाकी मूल रूप से जो बारदोली की महिलाएं थी उन्होंने ही इसको ये जो उपाधि है वो दिया था उनको। बाकी ऑप्शन में ये भी आता है कि महिलाओं की ओर से गांधी जी ने दिया था, तो कोई भी आए आपको ध्यान होना चाहिए। जो इनको आयरन मैन कहा जाता है देसी रियासतों को, क्योंकि इन्होंने एकीकरण किया था, इस कारण पटेल है उनको, वल्लभ भाई पटेल है उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्योंकि विस्मार्क ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भारत का एकीकरण किया था, जैसे विस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक, खेड़ा विद्रोह की बात करें तो 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में चढ़ा था। तो इसके लिए केक याद रखो। ठीक है, केक, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, क्रम पूछा जाता है। तो 1918 में आपको ये याद रखना है। नील जो चंपारण गांधी जी के नेतृत्व में। मोपला विद्रोह 1921 में केरल में मुस्लिम किसानों के विरुद्ध में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। बहुत खतरनाक विद्रोह था, कई सारे हिंदुओं को मारा गया था इसमें। ठीक है, बाकी हम बात करें जो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सब मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका उपनाम जो है वो सीमांत गांधी है? सीमांत गांधी किसका उपनाम था? तो वो खान अब्दुल गफार खान का था। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इस बारे में, खान अब्दुल गफार खान। तो जो भी जरूरी है
वो इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया है। इन्हें प्यार से बादशाह खान या फिर बच्चा खान भी कहा जाता था। बादशाह खान या फिर क्या कहा जाता था, तो बच्चा खान। बच्चा खान इंपॉर्टेंट है। 1929 में जो खुदाई खिदमतगार है उसको स्टैब्लिश किया था। 1929 में, डेट्स मैंने शायद उस समय नहीं बताया था, तो 1929 में खुदाई खिदमतगार का और लाल कुर्ती आंदोलन भी इसको कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक के गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। पहले विदेशी नागरिक कौन था? 1987 में मैंने आपको बताया है। जो भारत रत्न मिला था, और दूसरा मैंने पूछा था कि कौन है, तो नेल्सन मंडेला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जवान तो देश की रक्षा कर रहे हैं और किसान जो है वो देश में अनाज उपजा रहे हैं। तो 1965 में ये समय है जब हम चाइना से युद्ध हार गए थे। हमें जो है वो पाकिस्तान से हम युद्ध लड़ रहे थे। तो भारत जब दो संकटों को सामना कर रहा था, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था, चाइना के साथ हम युद्ध ऑलरेडी हार गए थे। उसके बाद अकाल जो है वो चल रही थी, फेमाइन जो है वो आ गया था, अकाल जैसी स्थिति आ गई थी, अन्न की कमी थी हमारे यहाँ। तो इस कारण से यहाँ पे जो है ना, वो लाल बहादुर शास्त्री जब थे तो उन्होंने ही ये नारा दिया था, तात्कालिक प्रधानमंत्री थे। सैनिकों के लिए उन्होंने जवान वर्ड का यूज करके मनोबल उनका बढ़ाया था, और किसानों को अधिक अन्न उपजाने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्होंने कहा था कि जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उन्होंने यह नारा जो है वो रामलीला मैदान दिल्ली की जनसभा के दौरान जो है वो दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। सवाल यदि आपसे थोड़ा सा डिफरेंट पूछा जाए कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने उसमें किसान की जगह विज्ञान, किसान के बाद विज्ञान भी ऐड कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पोखरण का परीक्षण किया था 1998 में। स्माइलिंग बुद्धा 1998 में पोखरण का परीक्षण जो है वो किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें एक और वर्ड जोड़ा गया, तो वो जो वर्ड जोड़ा गया वो मोदी के द्वारा जो गया कि जय अनुसंधान। जय अनुसंधान, तो जय अनुसंधान जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा जोड़ा गया है। जय अनुसंधान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो उन्होंने कहा था कि आराम हराम है, आराम हराम है। इंदिरा गांधी की बात करें तो उन्होंने गरीबी हटाओ आंदोलन का लिए नारा लगाया था 1971 में चुनाव के समय। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो का नारा उन्होंने दिया था। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। महामना का मतलब महान मन वाला व्यक्ति, महान मन वाला व्यक्ति। यह उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी जो दोनों ने मिलकर, दोनों द्वारा लोकप्रिय की गई थी। ये जो उपाधि है जो मदन मोहन मालवीय को मिली थी, ये उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी है, इनके द्वारा जो है वो लोकप्रियता इसकी बढ़ी थी। और इनके बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने 1916 में बीएचयू को एस्टेब्लिश किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसको एस्टेब्लिश किया था। वे 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1909, 1918, 1932, 1933। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी बोलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस बोलते हैं, शांति पुरुष बोलते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। सत्यमेव जयते की बात करें तो मुंडकोपनिषद जो है उसमें, उससे ये सत्यमेव जयते भारत वाक्य लिया गया है, जो कि आदर्श वाक्य है भारत का, और उसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। लाल बहादुर मदन मोहन मालवीय को ही जाता है। मरणोपरांत इसको 2014 में भारत रत्न जो है वो दिया गया था। तो ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि किसको क्या कहा जाता है? तो दीन बंधु चितरंजन दास के बारे में सबसे पहले बोला जा रहा है कि दीन बंधु चितरंजन दास है। तो दीन बंधु चितरंजन दास है, इनकी पत्नी का नाम बसंती देवी था। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो बसंती देवी। अब पता नहीं क्या क्या सवाल पूछता है, तो पहला का तो 4 हो जाएगा और यहाँ से सारे ऑप्शन हट जाते हैं और ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाता है। बाकी बहुत अजीब सा सवाल है, क्योंकि महात्मा गांधी का तो सबको पता है कि महात्मा गांधी की जो पत्नी थी उनको कस्तूरबा गांधी कहा जाता था। तो सी का तो ए सबको पता है, तो सी का ए देखो कोई है? हाँ, ऐसे ऑप्शन से बन जा रहा है क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन से महात्मा गांधी वाले से, तब ठीक है। बाकी लाला लाजपत राय की पत्नी का नाम हम बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था राधा देवी। लाला लाजपत राय की जो पत्नी थी उसको राधा देवी नाम था। और उसके बाद महात्मा गांधी तो मैंने कस्तूरबा गांधी देख लिया है। उसके बाद हम बात करें कि मोतीलाल नेहरू की पत्नी का नाम क्या था? तो मोतीलाल नेहरू
इनकी पत्नी जो है वो जवाहरलाल नेहरू की माता है, वो स्वरूप रानी थी। तो मोतीलाल नेहरू कहाँ है, वो स्वरूप रानी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी चित्तरंजन दास की पत्नी बसंती देवी, आपको महात्मा गांधी वाला याद रहता तो उससे ही बन जाता। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता है यूजुअली। वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन जो है वो वित्त विभाग लेकर वायसराय को कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुए थे फिनांस को लेकर? तो लियाकत अली खान जो है वो शामिल हुए थे। लियाकत अली खान, ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। अंतरिम सरकार जो है वो 1946 में जब बनी, अंतरिम सरकार जब 1946 में बनी तो 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो अंतरिम सरकार बनाए। वो उनके हेड जो है वो बने थे। शुरुआती में मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुआ था, लेकिन बाद में अक्टूबर 1946 में वो शामिल हुआ था और मुस्लिम लीग के जो महासचिव थे लियाकत अली खान, इसी को जो है वो वित्त विभाग मिला था। जो वित्त विभाग था, फिनांस पोर्टफोलियो था, वो इसी को मिला था। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने कांग्रेस के मंत्रियों के काम में अड़ंगे लगाए, ऐसा बजट पेश किया जिसे गरीबों का बजट कहा गया, लेकिन जो उद्योगपति है उनके खिलाफ था, जिससे सरकार जो है वो चलाना मुश्किल हो गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। गरीबों का बजट इसने पेश किया था लियाकत अली खान ने। मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो ये अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुए थे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी प्रथम पीएम की बात करें तो लियाकत अली खान जो है वो बाद में पाकिस्तान के प्रथम पीएम भी बने थे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। मुस्लिम लीग की तरफ से ये आए थे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे? होम मिनिस्टर कौन बना था? तो होम मिनिस्टर पटेल बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री बने थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बने थे। उप प्रधानमंत्री का पद भी होता है, आपको ध्यान रखना है। अभी तक 7 उप प्रधानमंत्री जो है वो बन गए हैं। सबसे अभी लेटेस्ट की बात करें तो वो जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी है, सबसे लास्ट वाले, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी। योगदान की बात करें तो गृह मंत्री के रूप में उन्होंने सबसे बड़ा अगर कुछ काम किया था तो 560 जो रियासतें थी उनको एक जगह इंटीग्रेट किया था, ठीक है। इसी कारण से उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ भारत भी कहा जाता है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो इनकी गुजरात का जो केवड़िया नामक स्थान है वहां पे उनकी मूर्ति जो है वो प्रतिमा जो है वो बनाई गई है। ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा संरक्षण संत भी माना जाता है, ठीक है, पैट्रॉन संत भी माना जाता है। भारतीय सिविल सेवा का संरक्षक संत इनको कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थे। वी आर अम्बेडकर जो प्रथम कानून मंत्री थे। सरोजिनी नायडू जो है वो यूपी की पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है, यूपी की पहली महिला राज्यपाल थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में भूदान और ग्राम दान आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो भारत में जो भूदान है ना, गरीबों को दान करना, जमींदारों के द्वारा जो है वो ज्यादा उनको जमीन है तो आप दान कर दीजिए, तो इसको आचार्य विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। भूदान आंदोलन जो आचार्य विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था वो 18 अप्रैल 1951 को स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास भूमि नहीं थी तो जमींदारों से यह कहा जाता था कि आप अपनी जमीन जमीन दे दो, ठीक है। और पहली बार इन्होंने स्टार्ट ये 18 अप्रैल 1951 को कहाँ किया था? तो तेलंगाना जो है, जो कि अब आंध्र प्रदेश में चला गया है, तो पोचमपल्ली नामक जगह था। पोचमपल्ली नामक जगह था। इसी पोचमपल्ली नामक जगह उस समय तेलंगाना में था, लेकिन अब जो अब जो है वो तेलंगाना में आ गया है। तब तो आंध्र प्रदेश था। तो ये तेलंगाना का पार्ट है। इसी गांव से, पोचमपल्ली ही गांव से ये स्टार्ट किया गया था। कुछ जो भूमिहीन दलित थे उन्होंने जमीन की मांग की, तो स्थानीय जमींदार जो था, कौन स्थानीय जमींदार था? तो यहाँ का स्थानीय जमींदार था रामचंद्र रेड्डी। रामचंद्र रेड्डी। रामचंद्र रेड्डी यहाँ का स्थानीय जमींदार था। उसने अपनी जो 100 एकड़ इसकी जमीन थी ना, 100 एकड़ जमीन को इसने दान दिया था। इसी से प्रेरित होकर विनोबा भावे ने देश भर में पद यात्रा की, पैदल चलते थे और अमीरों से वो मांगते थे कि आप जो है वो अपनी जमीनें गरीबों को दान दीजिए। वो अपील करते थे कि गरीबों में आप बांट दीजिए। बाद में यह आंदोलन जो है वो ग्राम दान में बदल गया और यह जो है वो पूरे गांव जो है वो स्वामित्व, गांव सामूहिक स्वामित्व के लिए जो है वो दान दिया जाने लगा। और पहला ग्राम दान जो है वो कहाँ हुआ था? ये तो भूदान हुआ। पहला ग्राम दान की यदि आप बात करो तो पहला जो ग्राम दान हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था उड़ीसा में। वो उड़ीसा में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, उड़ीसा में। महात्मा गांधी जो है वो उन्होंने विनोबा भावे के उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी माने जाते हैं। विनोबा भावे जो है वो महात्मा गांधी के आधुनिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं।
बाकी बात करें तो जीवन जो जो जयप्रकाश नारायण है वो बाद में भूदान आंदोलन से भी जुड़े थे, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा ये सवाल है। नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं। स्वैच्छिक भूमिदान था, ऐसा नहीं जबरदस्ती किसी से करवाया जाता था। नेक्स्ट सवाल है कि संपूर्ण क्रांति टोटल रिवॉल्यूशन तो हमने ऑलरेडी बता दिया है, जेपी के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये टोटल रिवॉल्यूशन जो है वो इंदिरा गांधी के विरोध में, इमरजेंसी के विरोध में स्टार्ट किया गया था, टोटल रिवॉल्यूशन 1974 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी की सरकार के जो भ्रष्टाचार था, महंगाई था, बेरोजगार था, इन सब को लेकर स्टार्ट किया गया था। इसको ना कभी कभी बिहार आंदोलन भी कहते हैं, इसको बिहार आंदोलन भी कहा जा सकता है। सप्त क्रांति की बात करें तो इन्होंने 7 क्रांतियों का समूह जो है वो बनाया था, तो सप्त क्रांति भी संपूर्ण क्रांति के है, उसमें सप्त क्रांति की इन्होंने बात की थी। सप्त क्रांति, सप्त क्रांति मतलब 7 कंसेप्ट इसने लाया था। इन्होंने 7 क्रांतियों का समूह बनाया था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक। इस आंदोलन के दबाव के बाद जो है वो आपातकाल आया 1975 के विरोध के कारण। 1977 में पहली बार जो है वो देश में गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो बनी थी, तो इसमें इनका काफी योगदान भी रहा था। नेक्स्ट सवाल की बात करें कि निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो इंडिविजुअल सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था, तो ये जो सत्याग्रह है वो भी विनोबा भावे ने ये स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर बी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय विश्व युद्ध ने भारतीयों को बिना सहमति के जैसे ही शामिल किया गया था, तो माना गया कि ये बोलने की आजादी ना होने के विरोध में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो शुरू किया था। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू करने स्टार्ट करने का निर्णय किसने लिया था, तो ये गांधी ने लिया था, याद रखिएगा। गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया था। तो सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल किसने कौन किया था, तो विनोबा भावे हुआ था। ठीक है, विनोबा भावे हुए थे। तो यह दिखाना था कि भारतीय युद्ध के पक्षधर नहीं है, लेकिन वो अहिंसक तरीके से विरोध करेंगे। पहले सत्याग्रही जो है वो आचार्य विनोबा भावे रहे थे। गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में जोड़ा था, और 17 अक्टूबर 1940 को वो पवना जो महाराष्ट्र है वहां से चालू किया था। पवना जो जगह है महाराष्ट्र में, वहां से इस सत्याग्रह को इन्होंने चालू किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। दूसरे जो सत्याग्रही है वो कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद तीसरे सत्याग्रही ये भी पूछा जाता है, तो ये थे ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त, तो ब्रह्मदत्त जो थे वो तीसरे सत्याग्रही थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। अब ये दिल्ली चलो वो कंफ्यूज नहीं करना है सुभाष चंद्र बोस वाले से। दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है क्योंकि सत्याग्रहियों का लक्ष्य था कि गांवों में भाषण देते हुए दिल्ली की ओर बढ़ना है और गिरफ्तारी अपनी देनी है विरोध में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग में एक भी भारतीय शामिल ना होने के कारण उसका विरोध किया गया, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, साइमन आयोग, बहुत डिटेल से हमने डिस्कस कर रखा है। तो 1927 में इसको गठित किया गया था, 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए। इसके जो है वो सर जॉन साइमन अध्यक्ष थे, और इसमें कुल 7 सदस्य और सभी अंग्रेज थे। इस कारण से इसका विरोध जो है वो किया गया। 1928 में जब वो भारत आया तो कांग्रेस, मुस्लिम लीग, जितने भी दल थे उन सब ने साइमन कमीशन का विरोध जो है वो किया था। ठीक है, सैंडलर आयोग की बात करें तो सैंडलर आयोग जो है वो 1917 का है। ये जो आयोग है वो शिक्षा पर था, एजुकेशन पर था। इसमें जो है वो भारतीय सदस्य 2 थे। पहला जो सदस्य थे वो आशुतोष मुखर्जी थे, आशुतोष मुखर्जी थे। और दूसरा जो सदस्य था वो था जियाउद्दीन अहमद, भारतीय, जियाउद्दीन अहमद, जियाउद्दीन अहमद, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी हंटर आयोग की बात करें तो हंटर आयोग 2 था। पहला हंटर आयोग एजुकेशन से संबंधित था, 1882 वाला। इसमें 8 भारतीय सदस्य थे, यह शिक्षा पर था। और एक जो हंटर कमीशन था वो 1919 में था, जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर था, जिसमें 3 भारतीय सदस्य थे। केवल और केवल व्हाइट कमीशन ही बनता है जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि ज्ञान दार्शनिक जो कन्फ्यूशियस है उसको चीन किस अन्य नाम से जाना जाता है, उसको चीनी नाम है कन्फ्यूशियस को लेकर। कन्फ्यूशियस जो है उसका दार्शनिक का चीनी नाम है, तो चीनी नाम उसका क्या है, तो कुंज फुत से, कुंज फुत से। ऑप्शन नंबर ये हमारा यहां से आंसर बनेगा।
मूल नाम की बात करें तो कन्फ्यूशियस जो है वो चीनी भाषा में कुंग फुंग तुस या फिर कोंगजी के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, इसको जो है वो कोंगजी के नाम से जाना जाता है। कन्फ्यूशियस बहुत इंपॉर्टेंट ये व्यक्ति है। कुंग फुंग तुत्सु इसका मतलब होता है महान गुरु कुंग, महान गुरु कुंग। तो कुंगजू इनका नाम था, कुंग फू तुत्सु। कन्फ्यूशियस का नामकरण 1616वीं शताब्दी में चीन आए जुइस्ट मशीनरी है उनके द्वारा ही चीनी नाम का जो है वो लैटिन रूपांतरण किया गया था। तो कन्फ्यूशियस आपको ये ध्यान रखना है। कन्फ्यूशियस का दर्शन कैसा था, उसका फिलोसफी कैसा था, तो उसका दर्शन जो था वो नैतिक, पारिवारिक प्रेम, सामाजिक समरसता और बड़ों को सम्मान करने पर आधारित था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी हम प्रसिद्ध बुक की बात करें तो इनकी जो बुक है वो एनालेक्स है। में भी कभी पूछ लिया जाए, एनालेक्स। एनालेक्स जो किताब है, या तो इसको, या इनकी जो किताब है वो लुन यू कही जाती है, लुन यू। इनके जो उपदेश हैं उनके संग्रह को एनालेक्स या फिर लुन यू कहा जाता है, लुन यू। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार ना करो जैसा आप अपने लिए नहीं सोचते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है कि आप एक व्यक्ति हो, आप किसी और के साथ ऐसा व्यवहार मत करो कि आप नहीं सोचते कि वैसा व्यवहार आपके साथ हो। तो ये कन्फ्यूशियसवादी है जिसको स्वर्णिम नियम कहा जाता है। ये किसके समकालीन थे, तो ये जो है वो बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। बुद्ध एंड महावीर का तो लगभग 500 ईसा पूर्व की ये बात है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में जो गुटनिरपेक्षता की विदेशी नीति है उसके जन्मदाता कौन है? गुटनिरपेक्षता का मतलब कि नॉन अलाइनमेंट, मतलब कहीं हमको नहीं जाना है। ठीक है, तो भारत में जो प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको भारत में विदेशी नीति में विशेष करके जो नॉन अलाइनमेंट बात आती है, गुटनिरपेक्षता की बात आती है, उनके वास्तुकार, उनके आर्किटेक्चर के रूप में आता है। हुआ क्या था? हुआ ये था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पूरा देश जो है ना, पूरा वर्ल्ड जो है ना, वो दो पार्टों में बट गया। पहला बटा कैपिटलिस्ट, पहला जो बता वो कैपिटलिस्ट बता, पूंजीवादी बता, कि एक ऐसा कंट्री जो पूंजीवादी सिस्टम है उसको अपनाएगा जैसे यूएसए। दूसरा जो बटा वो बता यूएसएसआर, जो किसको नापेगा, रूस बना, सोवियत संघ बना, वो साम्यवादी को जो है वो तवज्जो देगा, साम्यवादी वो देश बना। लेकिन भारत ना तो साम्यवादी बना ना ही पूंजीवादी बना, वो नॉन अलाइंड रहा। ठीक है, नॉन अलाइंड रहा। तो नेहरू जी ने फैसला किया था कि भारत किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होगा, उसकी अपनी रणनीति होगी, अपना सेल्फ स्टैटिक ऑटोनॉमी बनाई रहेगी। उन्होंने युगोस्लाविया के टिट्टो, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिट्टो, टिट्टो कहाँ का था, तो ये था युगोस्लाविया का, युगोस्लाविया का टिट्टो था। उसके बाद आपको याद रखना है मिस्र का कौन था दूसरा व्यक्ति, मिस्र का नासिर था। नासिर कहाँ था, तो मिस्र का था। ठीक है, तीसरा व्यक्ति जो था सुकुर्नो, तीसरा व्यक्ति जो था वो कौन था, तो वो सुकर्नो। सुकर्नो कहाँ था, तो सुकर्नो जो है वो इंडोनेशिया का था, इंडोनेशिया का था। चौथा व्यक्ति कौन था, तो एक और व्यक्ति चौथा था नक्राम, नक्रमा। नक्रमा जो था वो कहाँ का था, तो ये घाना का था, घाना कंट्री का था। इन चारों के साथ मिलकर नेहरू ने, इन चारों के साथ मिलकर नेहरू ने नैम जो संगठन है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, उसको नींव रखा था। उसकी नींव यहीं पे रखी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में। गुटनिरपेक्षता की जो नींव है वो यहीं पे रखी गई थी, लेकिन कब रखी गई थी, तो 1955 में। क्यों ऐसा हुआ था, तो 1955 में एक बांडुंग सम्मेलन हुआ था। 1955 में एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन को कहते हैं बांडुंग सम्मेलन, बांडुंग कॉन्फ्रेंस। तो यहीं पे गुटनिरपेक्षता की नीति जो है वो रखी गई थी। और इसका पहला जो अधिवेशन होता है, फर्स्ट अधिवेशन इसका कहाँ हुआ था, तो फर्स्ट अधिवेशन जो है वो 1961 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड है, वहां पे हुआ था पहला अधिवेशन। और पंचशील समझौता आपसे पूछा जाए, पंचशील समझौता, पंचशील जो समझौता हुआ था वो 1954 में हुआ था। ये भारत जो है वो, यह भी गुट निरपेक्षता का ही आधार था।
भारत और चाइना के बीच हुआ था पंचशील समझौता, इंडिया एंड चाइना के बीच। और यही गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है उससे ही ये जुड़ा हुआ है, उसका ये बेस है। तो ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सुमेलित है, ये पूछा जा रहा है, सुमेलित है। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 का क्या है, तो प्रतिनिधित्व सरकार की स्थापना की गई थी, तो ये सही है। ठीक है, ये सही है। बाकी 1909 वाला जो आप जैसे पहले एक एक करके देखते हैं। 1892 का जो नियम था ना, उसने संसदीय प्रणाली या फिर प्रतिनिधि सरकार है उसकी दिशा में पहला कदम माना जाता है। क्योंकि यद्यपि यहाँ पे चुनाव जो है ना वो इनडायरेक्टली थे, लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया था। लेकिन इसमें विधान परिषद के जो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या है वो बढ़ाई गई थी और उन्हें बजट पर चर्चा करने की सीमित अधिकार, लिमिटेड ही अधिकार दिया गया था, लेकिन अधिकार तो दिया गया था। तो ये जो है वो प्रतिनिधि सरकार की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा था। इस कारण से ऑप्शन नंबर ए जो है वो सुमेलित है। बाकी मार्ले मिंटो सुधार 1909 की बात करें तो इसने केंद्र में द्वैत शासन नहीं लाया था। इसने जो है वो केंद्र में द्वैत शासन कहाँ लाया था, इसने तो किया था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1935 का जो अधिनियम था वो प्रांतों में द्वैत शासन थोड़ी था। प्रांतों में जो द्वैत शासन था वो तो 1919 का था। केंद्र में जो द्वैत शासन था वो तो 1935 का था। तो प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसको समाप्त किया था 1935 से। ठीक है, केंद्र में जो प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसको समाप्त किया था और प्रांतीय स्वायत्तता दी थी। और प्रांतों में द्वैत शासन 1919 से आया था और केंद्र में जो है वो फेडरल सिस्टम यहाँ पे लागू किया गया था। उसके बाद 1919 की बात करें तो 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो ये तो 1909 वाला खेल है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। 1992 में परोक्ष निर्वाचन होता था, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था, बजट पर लिमिटेड चर्चा की जाती थी। 1909 का मिंटो सुधार जो है वो इलेक्टोरल सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी। उसके बाद जो है वो 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन दिया गया था। 1935 में प्रांतों में स्वायत्तता दी गई थी। केंद्र में द्वैध शासन दिया गया था, प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था, तो पिंगले वेंकैया। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। भारत में जो वर्तमान आप तिरंगा देखते हो 3 रंगों वाला, उसका मेन जो डिजाइन दिया था वो आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी और कृषि वैज्ञानिक पिंगले वेंकैया ने दिया था। 1921 में विजयवाड़ा का कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1921 में अधिवेशन होता है, कहाँ पे, विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा, विजयवाड़ा में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। यहीं पे गांधी जी ने एक ध्वज को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें लाल और हरा रंग था। बाद में गांधी जी ने सुझाव पर ही इसमें जो है वो सफेद रंग और चरखा जो है वो जोड़ दिया गया था। बाकी अंतिम स्वरूप की इसकी बात करें तो 22 जुलाई 1947। अब सवाल डेट के साथ पूछा जाएगा। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान ने चरखा हटाया और चरखे की जगह पे अशोक चक्र लगाया। अशोक चक्र जो है वो लगाया और वर्तमान स्वरूप भारत का यही है, डिजाइन है। ठीक है, बाकी बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज का चौड़ाई लंबाई आपको याद होना चाहिए। तो लंबाई 3 रेशियो में होता है और चौड़ाई 2 रेशियो में होता है। ठीक है, अशोक चक्र जो है उसमें 24 सिलियां होती हैं जो नीले रंग की होती हैं और अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है वहां से लाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। श्यामलाल गुप्ता की बात करें तो इन्होंने प्रसिद्ध झंडा गीत जो विजय विश्व तिरंगा प्यारा है वो श्यामलाल गुप्ता ने लिखा है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। मैडम भिकाजी कामा की बात करें तो मैडम भिकाजी कामा ने क्या किया था, तो 1907 में जर्मनी का जो स्टुअर्ट गार्ड था वहां पे पहली बार जो है वो भारतीय ध्वज फहराया था। और वह जो है वो डिजाइन ऐसा नहीं था, वो डिजाइन अलग था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार जो है वो श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद जो किया था, तो चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। ठीक है, चार्ल्स विल्किंसन ने। ऑप्शन नंबर बी। सर चार्ल्स विल्किंसन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और जो है वो ओरिएंटलिस्ट था, प्राच्यविद था। उसने 1785 में 1785 में 1785 में इसने भगवत गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था और इस अनुवाद का नाम क्या था, अंग्रेजी अनुवाद का नाम क्या था, तो इसका नाम था द भगवत गीता और डायलॉग्स ऑफ कृष्णा एंड अर्जुना। डायलॉग्स ऑफ कृष्णा एंड अर्जुना, याद रखना है। इस अनुवाद का जो इंट्रोडक्शन है वो तात्कालिक गवर्नर किसने लिखा था, तो इसका इंट्रोडक्शन अनुवाद का
ये सब सवाल पूछा जा सकता है। इंट्रो, इंट्रो इसको जो लिखा था वो हेस्टिंग्स ने लिखा था। कौन सा हेस्टिंग? वारेन हेस्टिंग ने लिखा था। वारेन हेस्टिंग्स ने लिखा था इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी विलियम जोन्स की बात करें तो 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। उसी के साथ साथ विलियम जोन्स ने अभिज्ञान संकुंतलम जो किताब है उसको ट्रांसलेट किया था। अलेक्जेंडर कनिंगम की बात करें तो इसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक माना जाता है। जॉन मार्शल की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है उस समय जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण था उसके ये महानिदेशक थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। चार्ल्स विल्किंसन ने गीता का अनुवाद किया है, 1785 में किया है। अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद जो है वो विलियम जोन्स ने किया है और वो 1789 में किया है। 1789 में किया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वो रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? ठीक है, तो यह जो आयोग है इस आयोग को इस्लिंगटन आयोग कहा जाता है। इस आयोग जो है इसको इस्लिंगटन इस्लिंगटन आयोग कहा जाता है। इस्लिंगटन आयोग इसे कहा जाता है, रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड इंडिया। तो ये इस्लिंगटन कमीशन है, इसका गठन जो है वो कब किया गया था? तो इसका गठन 1912 में किया गया था। भारत में जो लोक सेवाएं हैं, पब्लिक सर्विसेज है, उसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना था। तो पब्लिक सर्विसेज में भारतीयों का जो भागीदारी है, कंट्रीब्यूशन है, उसको बढ़ाने के लिए ये इस्लिंगटन आयोग या फिर रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया जो है वो लाया गया था। इसके अध्यक्ष चूंकि इस्लिंगटन था, इस कारण से इसे इस्लिंगटन माना जाता है। इसके सदस्यों में हम बात करें इस कमीशन की, इसके सदस्यों में हम बात करें तो अबुल रहमान था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब्दुल रहीम था और दूसरा इंपॉर्टेंट आपका है वो था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये आपको ध्यान रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले। और तीसरा तो इस्लिंगटन था ही, इस्लिंगटन था ही। तो कौन नहीं था पूछा जा रहा है, तो अबुल रहीम तो था, अबुल रहीम तो था। उसके बाद जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले भी था। अब दो ऑप्शन बच रहा है, बेल्टाइन सिरोली और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो है वो गरम दल के नेता थे और ब्रिटिश सरकार जो है वो उन्हें अशांति का जनक मानती थी और वो कभी भी ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कोई भी कमीशन है उसके सदस्य वो नहीं थे। तो वेलेंटाइन सिरोली हो जाएगा, बाकी तिलक आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। इस्लिंगटन कमीशन 1912 याद रखना है। गोखले, अबुल रहीम और चौबल। भारतीय सदस्य एक और थे, चौबल। तो याद रखना है, अबुल रहीम, गोपाल कृष्ण गोखले और चौबल। तिलक जो है वो इसके सदस्य नहीं थे। गोखले जो है वो एक उदारवादी नेता है और वेलेंटाइन सिरोली एक पत्रकार थे और सदस्य थे। उन्होंने तिलक को अशांति का जनक माना था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लोकमान्य तिलक के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया, मराठी भाषा में केसरी को लिखा, तो सही है। वो जो है वो नरमपंथी नेता थे, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, वो मॉडरेट कहाँ से, वो गर्मपंथी नेता थे। तो हमारा ऑप्शन बनेगा बी, ये गलत हो गया। गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव उन्होंने स्टार्ट किया था, ये तो इंपॉर्टेंट है। गणपति उत्सव उन्होंने कब स्टार्ट किया था? गणपति उत्सव उन्होंने 1893 को स्टार्ट किया था। शिवाजी उत्सव उन्होंने कब स्टार्ट किया था? तो 1895 को स्टार्ट किया था। डेट्स भी पूछी जाती हैं इनको, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, लाल बाल पाल आप जानते भी हो, उनका प्रसिद्ध नारा भी था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ठीक है, और 1897 में इन्होंने जो चापेकर बंधुओं के द्वारा जो हत्या की गई थी, जो प्लेग कमिश्नर रेंडे की हत्या थी, उसको जो है वो भड़काऊ लेख लिखा था। इसके कारण उनको 18 महीने का जेल भी हुआ था। तो वैमनस्य एवं घृणा फैलाने के आरोप में उन्हें कैद भी किया गया था। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, और हमारा जो इस हिस्ट्री का सेट है उसका लास्ट सवाल है कि पंचशील समझौता जो है वो कब हुआ था? तो ऑलरेडी हमने बताया है, ऑप्शन नंबर ए। पंचशील जो समझौता था वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व वाला 5 सिद्धांत था, जिसको 29 अप्रैल 1954 को भारत और चाइना के द्वारा, इंडिया एंड जो चाइना है उसके द्वारा साइन किया गया था। ठीक है,
यह जो था वो भारत और चीन के बीच तिब्बत क्षेत्र के व्यापार और संपर्क को लेकर एक समझौता था, और इस पर भारतीय जो नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने साइन किया था। और चीनी प्रीमियर लीग से किसने साइन किया था? चीनी प्रीमियर से तो चाउ एन लाई ने किया था। किसने किया था? चाउ, यूपीएससी में सवाल पूछा गया है, चाउ एन लाई, चाउ एन लाई ने किया था। ठीक है, यूपीएससी में यह भी सवाल पूछा गया कि इसमें कौन कौन से चीजें थी। तो पहला इसमें था कि एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का आप सम्मान करोगे। तो पहली तो हो गई अखंडता और संप्रभुता, इंटीग्रिटी एंड सोवर्निटी, एंड संप्रभुता मतलब सोवर्निटी को आप ख्याल रखोगे। दूसरा सवाल कि आप जो है वो आक्रमण नहीं करोगे, तो नॉन अग्रेशन, आप आक्रमण नहीं करोगे, ना वो करेगा ना वो करेगा। तीसरा कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप आप नहीं करोगे, जो भी इंटरनल इश्यूज हैं उनमें कोई भी हस्तक्षेप एक दूसरे का नहीं होगा। चौथा मामला है कि समानता और परस्पर लाभ की हम बात करेंगे कि इक्वल लाभ हो सबको, समानता सबको मिले। और पांचवा जो है वो बात करेंगे शांति की, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात की गई थी। ठीक है, इस दौरान एक नारा दिया गया था, जिस नारे को हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बोला गया था, जिसको बाद में काफी चोट लगी जब 1962 में हिंद हिंद चाइना का युद्ध हुआ, तो इसके कारण से यह करार जो है वो टूट गया। बाकी गुटनिरपेक्ष जो है वो पंचशील सिद्धांत के बाद ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो बना था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये पूरा हिस्ट्री का जो सवाल है वो यहाँ पे खत्म होता है। 245 क्वेश्चन है, उनको हमने 5 पार्टों में डिस्कस किया। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।